अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आम आदमी पार्टी जिसका आज से 9 साल पहले तक कोई वजूद नहीं था, कांग्रेस के ज़माने में अन्ना हज़ारे ने जो आंदोलन किया था उसी से पैदा हुए अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल ने बाद में अपने ख़ुद के एक पार्टी की बुनियाद डाली। तो किसी ने उस वक्त में सोचा भी नहीं होगा कि इस नाम की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी, क्योंकि हमारे देश के अंदर पार्टियों के नाम भी बड़े बड़े होते हैं, वज़नदार होते हैं, लेकिन उन्होंने एक सादा सिंपल नाम रखा, आम आदमी पार्टी, यानी आम लोगों की एक पार्टी हमने बनाई है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि उसी आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जो 70 सीटें हैं यानी असेंबली की, उसमें से 67 सीटों में कामयाबी हासिल होंगी। सिर्फ 3 सीटें जो है वो हार गई। यानी भारत के इतिहास के अंदर ऐसी कामयाबी किसी भी इलेक्शन में किसी पार्टी को नहीं हासिल हुई जो आम आदमी पार्टी ने वो हासिल करके बतलाई। उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो है पंजाब में 4 MP भी जीत कर आए। उनके अलावा जो है अभी भी स्टेट्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो दीगर स्टेट्स के अंदर भी उनके 1-2 इस तरह से जो है MLA जीत कर आए हैं। लेकिन अभी जो 5 रियासतों के अंदर असेंबली इलेक्शन हुए उसमें पंजाब के अंदर जिस तरह से उनको कामयाबी मिली, 117 सीटों में से 92, मतलब तकरीबन 80% से ज़्यादा उन्होंने कामयाबी हासिल की मार्जिन के एतबार से। तो इस कामयाबी के पीछे का राज क्या है और अरविंद केजरीवाल के वो कौन कौन से ऐसे तरीक़ेकार हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने आज ही पेशन गोई कर दी है कि हम मुस्तकबिल का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अरविंद केजरीवाल के अंदर देख रहे हैं। आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो लीडर बनना चाहते हैं, जिनको पॉलिटिशियन बनना है, तो वो मेरे इस पूरे वीडियो को ख़ास तौर पे पूरे ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो, क्योंकि लीडर जो है ना वो इंसान खाली धतिंग बताने से नहीं बनता है। धतिंग यानी मराठी में उसको बोलते हैं धतिंग मारना। क्या इस तरीके कपड़े पहन लिए और बुलेट के ऊपर घूम रहे हैं और गले में जो है 2-4 सोने की चैन है और हाथ में सोने का कड़ा है, और लीडर साहब का बर्थडे जो है आलीशान तरीके से मनाया जा रहा है, और लीडर साहब ने टूर्नामेंट भी रख दिया हुआ है क्रिकेट का, और लीडर साहब के बर्थडे पे गाँव में और महल्ले के अंदर जगह जगह पे फ्लैक्स भी लग गए हुए हैं। इससे इंसान लीडर नहीं बनता है। ये जो है ना, ये तमाम सिर्फ अपने दिमागों की खुराफात हैं। तो वो तमाम लोग जिनको लीडर आपको बनना है, क्या लीडर, जो बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, फेसबुक के ऊपर जो है बहुत सारे लोग जो है ना वो पहले से ही डाल देते हैं कि ये जो है मुस्तकबिल का MLA है, मुस्तकबिल का नगर सेवक है, और मुस्तकबिल का जो है ये ग्राम पंचायत का मेंबर है। तो इस तरह से लोग अपने आप को जो है ना अपना मुस्तकबिल वो फ्यूचर का वहाँ पे देखते हैं कि फ्यूचर का MLA, फ्यूचर का नगर सेवक, और बाज़ लोग कॉरपोरेशन के गेट पे जाके फ़ोटो भी लेते हैं और उसको भी सोशल मीडिया पे डाल के कहते हैं, अय कॉरपोरेशन, मैं एक दिन तेरे अंदर आने वाला हूँ। यानी इस तरह से लोगों के ख्वाब होते हैं। तो आपको अगर कॉरपोरेशन में जाना है, आपको अगर विधानसभा में जाना है, आपको अगर जो है विधान परिषद में जाना है, तो उसके लिए आप मेरे ये वीडियो को ध्यान तवज्जो के साथ में सुनो। इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि अरविंद केजरीवाल के कामयाबी का राज क्या है। देखो, अरविंद केजरीवाल जब पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बने थे, मुझे आज तक उनका वो जुमला याद है। उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में वैसा ही निज़ाम कायम करेंगे जैसा निज़ाम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में था, और जिस तरीक़े से उन्होंने अपने ज़माने के अंदर एक अदल व इंसाफ को कायम किया था कि कोई भूखा नहीं सोता था, कोई नंगा नहीं रहता था, मतलब जो आवाम के ज़रूरत की चीज़ें, उसी को फोकस बनाकर उन्होंने जो है दिल्ली के अंदर बिजली का जो मीटर था उसको माफ़ कर दिया 100 यूनिट तक। उसके बाद में भी जो लगेंगी आपको बिजली तो उसके रेट एकदम कम कर दिए। उसके बाद में यानी उन्होंने वो काम किए क्योंकि उन्होंने बताया कि लीडर जो है ना वो ग्राउंड लेवल पे काम करने का काम है, यानी लीडरशिप। अब तक हम इंडिया में कैसी लीडरशिप देखते आ रहे थे, वही धतिंग वाली। लीडर साहब आ रहे हैं तो पहले ही 8-10 चेले चपाटे उनके आगे पीछे,
लीडर साहब आ रहे हैं, लीडर, यानी उन्होंने उसकी ऐसी इमेज बनाई थी जैसे कि वो आसमान से कोई ऐसी अलग मखलूक आई हुई है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से वो तयशुदा लीडर साहब है कि वो लीडर साहब हमारे लीडर है और बस वो तो किस्मत से लीडर साहब बन गए हुए हैं, यानी उनको जो है विरासत में लीडरशिप मिली हुई है। एक ऐसी हमारी थिंकिंग थी, हम ऐसे ही लोगों को लीडर समझते थे। बड़े हुए तब समझ में आया कि भाई लीडर को लीडर हम बनाते हैं, हम अपना वोट देते हैं, हम मत करते हैं, उसके बाद में जाके कोई इंसान लीडर बनता है। तो लीडर का कोई कमाल नहीं है उसके अंदर, जो लीडर है ना लीडर, उसका कोई कमाल नहीं है। उसके पास में कितनी भारी गाड़ी है, उसके गले में कितनी मोटी सोने की चैन है, उसके हाथ में कितना बड़ा कड़ा है, उसके आगे कितने पीछे चेले चपाटे हैं, और वो पब्लिक से कैसे रौब से और जो है घमंड से और अकड़ से बात कर रहा है, और जो ग्राउंड लेवल के काम है वो करने को तैयार नहीं है। तो ये उसका कमाल नहीं है, ये हमारा कमाल है कि हमने उसको अपना लीडर बनाया, हमने वोट दिया उसको, उसने हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है बाद में समझ में आई। अब अरविंद केजरीवाल ने वही करके दिखाए कि अब तक जो लीडरों की इमेज हुआ करती थी कि लीडर साहब की कार चल रही है, पीछे जो है 2-4 सिक्योरिटी गार्ड की गाड़ियां चल रही है आगे, और उनकी गाड़ी रुकते ही जो है 2-4 सिक्योरिटी गार्ड आ गए और गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहे हैं, उन्होंने उस इमेज को ख़त्म कर दिया। पहला दिन उनका, और वो ऑटो रिक्शे से अपने जो है विधानसभा की तरफ रवाना हुए। आगे पीछे जो है सारे न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं कि देखो ये इंडिया का ऐसा पहला मुख्यमंत्री है, पहला सीएम है जो अपने घर से विधान भवन तक जो है ऑटो रिक्शे में जा रहा है। और फिर उन्होंने ऐलान किया, मैं हुकूमत की कोई गाड़ी नहीं लूँगा, हुकूमत का बंगला नहीं लूँगा, मुझे जो है हुकूमत की जो बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ जो आम लीडर लोग लेते हैं, मुझे नहीं लेना है किसी से कुछ भी, मेरी अपनी ख़ुद की कार है, मैं वही कार इस्तेमाल करूँगा, मेरा अपना ख़ुद का घर है, मैं उसी घर के अंदर रहूँगा। मतलब उन्होंने एक इमेज बना के बताया। और फिर उन्होंने पब्लिक की वो बुनियादी ज़रूरतें, जैसे आज हमारे ज़माने के अंदर बजट तो करोड़ों के पास हो रहे हैं, गरीबी निर्मूलन, गरीबी निर्मूलन का मतलब होता है गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटने को तैयार नहीं है। मुझे किसी ने बताया कि किसी शहर के अंदर पूरे का पूरे एक महल्ले का ही नाम है गरीबी हटाओ, उसमें भी बाज़ाब्ता गलियां बनी हुई है, गरीबी हटाओ 1, गरीबी हटाओ 2, गरीबी हटाओ 3, और पूरा झोपड़पट्टी एरिया है, लेकिन गरीबी कुछ हटी नहीं, गरीबों को ही लाके वहाँ पे बसा दिया गया है। मतलब गरीबों को बसाओ, इस तरीके से जो है झोपड़पट्टियों पे झोपड़पट्टियाँ बढ़ाओ। हालांकि मैं आपको बता दूं, मेरा जो अपना पर्सनल रिसर्च है इकोनॉमी के ऊपर, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, कॉमर्स का मैं छोटा सा स्टूडेंट हूं, इकोनॉमी का एक छोटा सा स्टूडेंट हूं, फाइनेंस का एक छोटा सा स्टूडेंट हूं। तकरीबन 30 सर्टिफिकेट मैंने जो है फाइनेंस है और इसी तरह से कॉमर्स वगैरह है उसके अंदर लिए हुए हैं। इंटरनेशनल जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस से उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स पास करके, तो मैं एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ फाइनेंस का। मैंने दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर जब रिसर्च किया तो एक चीज़ मेरे ये समझ में आई हुई है कि इंडिया में जो रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस इंडिया के अंदर, यानी कुदरती जो अल्लाह ताला ने भारत को जो चीज़ें दी हुई है, समझो अगर हम 70 साल से लेके अभी तक भी अगर हमारी ये सही लीडरशिप होती थी और देश के वो सारे रिसोर्सेस का इस्तेमाल सही होता था, देश में भ्रष्टाचार नहीं होता था ना, तो इंडिया का हर आदमी सिंगापुर की तरह से आज मिलेनियर रहता था। आप सोच भी नहीं सकते, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो कोयले की खदानें हैं, कोल इंडिया, वो हमारे इंडिया में है। नालको, नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कॉरपोरेशन, कहाँ पर है? इंडिया में है, उड़ीसा के अंदर। फिर गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, कहाँ पर है? हमारे देश में है। सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, कहाँ पर है? हमारे देश में, और देश की ही है ये सारी जितनी भी फर्म्स है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड, कहाँ पर है? हमारे अपने देश में है। एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर लिमिटेड, कहाँ पर है? हमारे अपने देश में। अरे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये अलग टॉपिक है, मैं इसके ऊपर फिर कभी बात करूँगा कि हमारे देश के जो 9 रत्न हैं, ये 9 कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जो गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, इसको पीयूसी कहते हैं। तो ये तमाम जो कंपनियां हैं गवर्नमेंट की, यानी हुकूमत की, जो मुल्क की है, यानी हमारी अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी है,
आप ऐसी 9 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ नेचुरल जो रिसोर्सेस हमको अल्लाह ताला ने अता किए हुए हैं हमारे देश के अंदर। उसके अलावा हमारा जो खेती बाड़ी है हमारे पास, हमारी ज़मीन सोने के जैसी है। आप सोचो, वो इज़राइल रेगिस्तान है, वहाँ पे पूरी रेत है। वो रेत के अंदर वर्ल्ड के बेहतरीन क्वालिटी के जो है ग्रेप्स पैदा कर सकता है, एप्पल पैदा कर सकता है, पाइनएप्पल पैदा कर सकता है रेगिस्तान में, डेजर्ट में। हमारे पास तो ज़मीन है ऑलरेडी, फिर भी हम फाकाकश है। हमारे यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी नदियाँ बहती है, उसके बावजूद भी हम प्यासे हैं। हमारे यहाँ पे पानी की कमी है। हमारे यहाँ ये जो रिसोर्सेस है ना, तो एक्चुअल हमारा प्रॉब्लम ये हुआ है जो भ्रष्टाचार है। हमारे यहाँ का भ्रष्टाचार के गवर्नमेंट के पास से 1000 रुपये जो पब्लिक के लिए निकल रहे हैं, वो हमारे जेब में सिर्फ 10 रुपये पहुँच रहे हैं, और वहाँ से यहाँ तक आने में 990 रुपये ख़त्म। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अलग टॉपिक है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमको बाहर से कोई चीज़ मंगाने की ज़रूरत नहीं है। हमसे गरीब देश चाइना में ये जो लोग हम देखते हैं ना टीवी में, या फिर हम लोग जो देखते हैं वीडियोज़ में, चाइना में लोग जो है कीड़े मकोड़े खाते हैं, चूहे खा जाते हैं, हर चीज़ चाइना में खाते हैं, बेंडक वगैरह खाते हैं। वो शौक़ से नहीं खाते हैं, वो खाते हैं गुर्बत और फाका कशी की वजह से। उनके बाप दादा खाते थे। अब चाइना डेवलप हो गया, अब वो सब चीज़ें जो है पहले से चलती आ रही है, तो वो अभी भी खाते हैं वो सारी चीज़ों को। वो इसलिए नहीं खाते थे वहाँ पे, उसकी भी तारीख़ है। और मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, चाइना के अंदर जो है सिर्फ ये फाका कशी की वजह से 5 करोड़ लोग मरे हुए हैं चाइना के। उसके ऊपर मेरा वीडियो है, आप देखेंगे चैनल पे फाइंड आउट करके तो आपको मिल जाएगा। तो हमारे देश के अंदर क्या हो गया कि ये सारी जो चीज़ें हैं खुद हमारे पास में हैं। अब ये चीज़ें आज तक हमको कोई नहीं बता रहा था कि हम खुद कितने अमीर हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे इतना पैसा मेरे बचपन के अंदर, जब ये यूट्यूब नहीं था, जब इतने न्यूज़ चैनल नहीं थे, सिर्फ दूरदर्शन एक चैनल चलता था, हम लोग मराठी पेपर पढ़ते थे, न्यूज़पेपर। उस ज़माने के अंदर जो है और ज़्यादा न्यूज़पेपरों के पहुंचने के रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो मुझे याद है सुखराम नाम का जो है एक टेलीकॉम मिनिस्टर था इंडिया के अंदर, हमारे देश में ही, उसका नाम था सुखराम। तो वो जो टेलीकॉम मिनिस्टर था, उसके घर के अंदर ये जो दीवारें हैं, ये जो दीवारें आपको दिख रही है दीवारें, ये दीवारों को फोड़ा गया। तो उसने तरतीब ऐसी बनाया था कि 2 ईंटें हैं, तो 2 ईंटों के बीच में 2 गड्डियाँ जो है नोटों की रखी हुई है। ऐसी पूरी दीवारों के अंदर नोटें थी। बाथरूम के अंदर जो टाइल्स लगा हुआ है, उससे पहले जो है ऐसी नोटों की गड्डियाँ थी, और उसके ऊपर उसने टाइल्स लगाया हुआ था वो सुखराम ने। और उसी ज़माने में खुशवंत सिंह जो है वो ज़िंदा थे, और वो आर्टिकल लिखा करते थे मेरे ख्याल से हिंदुस्तान टाइम्स में। तो मैंने उनका एक जोक पढ़ा था, और मुझे उनका जोक अच्छी तरह से याद है। उन्होंने उसके अंदर लिखा था, बोले एक लीडर साहब हमारे भारत देश के, वो एक ज्योतिषी के पास में गए अपना हाथ दिखाने के लिए, और उन्होंने ज्योतिषी को हाथ दिखाए, लीडर साहब ने, नेताजी ने, और कहा कि महाराज ज़रा हमारा हाथ देखकर आप बताइए कि हमारे पास में जितनी भी दौलत है, प्रॉपर्टीज़ है, सोना है, जायदाद है, हमने ये इतना जो जमा किया हुआ है, ये हमारी कितनी पीढ़ियों को काम आएगा। पंडित जी ने देखने के बाद में उन्होंने बोले कि नेताजी खुश हो जाओ। बोले क्यों? आपके पास जो माल है, दौलत है, इतना है, बोले कि वो आपकी 7 पीढ़ियों को काम आ जाएगा, 7 पीढ़ियों को। ये सुनने के बाद नेताजी रोने लग गए। तो पंडित जी परेशान हो गए, बोले भाई नेताजी क्यों रो रहे हैं? पंडित जी ने बोले अरे नेताजी ये तो खुश होने की बात है, आपकी 7 पीढ़ियों को काम आएगा, फिर आप क्यों रो रहे हो? नेताजी कहने लगे मैं इसलिए रो रहा हूँ, बोले मेरे 8वें पीढ़ी का क्या होगा? जोक समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? नेताजी कहने लगे मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? तो खुशवंत सिंह जो थे उन्होंने उसके नीचे लिखा, बोले यही हाल भारत के हर लीडर और हर नेता का है, जो माल उसके पास में उसने जमा किया हुआ है। यानी वो जो सुखराम था, जिसने जो है अपने बाथरूम के अंदर भी जो है जो नोटों की गड्डियाँ, बताइए बोले
इतना माल, मतलब क्या करना है, 7 पीढ़ियों को तो काम आ जाएगा, उससे ज़्यादा ये लोगों ने जमा करके रखे हैं। अभी वो जो पेपर लीक हुए थे ना, पनामा पेपर लीक, और पनामा से पहले जो है पनामा पेपर लीक और स्विस पेपर लीक और फ्रांस पेपर लीक, ऐसे कितने पेपर लीक जो अभी तक हुए हैं, उसके अंदर पता चला है इतना पैसा लोगों ने बाहर मुल्कों में स्विस बैंकों के अंदर और वो ले जाके जमा किया हुआ है, जो 7वीं पीढ़ी को, 7 पीढ़ियों को काम आ सकता है। मगर फिर भी ये टेंशन में है कि 8वें पीढ़ी का क्या होगा। तो लूटो देश को। देश को लूटने के चक्कर में क्या हुआ, तुम्हारे मेरे जैसे जो आम नागरिक हैं, हम लोग आ गए रोडों पे, रास्तों पे। हम आज भी गरीब हैं, हम आज भी मिस्किन हैं, हम आज भी राशन की दुकान के सामने लाइन लगा के खड़े होते हैं, हम आज भी झगड़ते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर। अगर हमारे 2 रुपये बाकी रह जाए और कंडक्टर के पास अगर हमारे 2 रुपये रह जाए तो हम उसके लिए भी जो है उससे इंतज़ार करते रहते हैं, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। हम आज भी रिक्शे में इसलिए सफ़र नहीं करते क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पाते, हम आज भी गरीब हैं। क्यों हैं? इसलिए कि जिन्होंने हमारे ऊपर हुकूमतें की, उन लीडरों ने अपनी 7-7 पीढ़ियों के बराबर पैसा जमा किया। 8वीं पीढ़ी में भी वो परेशान थे कि अब 8वीं पीढ़ी का हमारे क्या होगा बोलकर। इसीलिए हमारे पास में साइकिल नहीं है, लेकिन आप देखना हमारे लीडरों के पास में पजेरो और पजेरो और जो बड़ी बड़ी जो कारें होती है, मुझे सब मॉडल ज़रा जल्दी याद नहीं आते, BMW है और मर्सिडीज़ वगैरह, ऐसी जो कारें हैं। स्कॉर्पियो तो आज के ज़माने में हर गांव के ग्राम पंचायत के मेंबर्स के पास में है। हर एक ग्राम पंचायत के मेंबर के पास आपको स्कॉर्पियो मिलेंगी आम तौर पर। तो हमारे पास, हमारी औकात साइकिल ख़रीदने की नहीं है, लेकिन उनके पास में स्कॉर्पियो आ गई, पजेरो आ गई, उनके पास में जो है हर तरह रेंज रोवर, ऐसी गाड़ियां उनके पास में आ गई है। ये कहाँ से आई, कभी गौर किया है आपने? तो अरविंद केजरीवाल का जो सबसे बड़ा कमाल रहा वो यही कि अरविंद केजरीवाल ने क्या किए, उन्होंने ये सब चीज़ों को ख़त्म किए। उन्होंने बताए कि भारतवासियों, तुम गरीब नहीं हो, लेकिन तुम तक ये चीज़ें पहुंच नहीं रही है। देखो, हम इसी भ्रष्टाचार को ख़त्म करके, हम इसी भ्रष्टाचार को कम करके तुमको हम बताते हैं कि हम तुमको सारी फैसिलिटीज़ और सहूलतें कैसे पहुंचा सकते हैं। फिर अरविंद केजरीवाल ने क्या किए, ये सब चीज़ें जो उन्होंने की है ना, खुद उन्होंने अपने बयान के अंदर बताई। बोले देखो, मैंने कोई रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं किया। जो मैंने मोहल्ला क्लिनिक का मतलब ये है कि आपके हर मोहल्ले के अंदर गवर्नमेंट का भी, जैसे हम देखते हैं ना, हमारे अपने हर मोहल्लों के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे खैराती क्लिनिक होते हैं। किसी फाउंडेशन की तरफ से होता है, किसी ट्रस्ट की तरफ से होता है, किसी मंदिर की तरफ से होता है, किसी जो है इस तरह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं ऐसे जो सरकारी यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अलावा जो है इस तरह के क्लिनिक वगैरह बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने वैसा नहीं किया। उन्होंने गवर्नमेंट के क्लिनिक बनाए हर गली के अंदर। उन्होंने कहा कि हम हर गली के अंदर जो है हमारे अपने गवर्नमेंट के क्लिनिक बनाएंगे, हर गली में, हर मोहल्ले के अंदर, और मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। जो हॉस्पिटल्स हैं उनके वहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो फ्री में इलाज होगा और अच्छा इलाज होगा। अभी मैं उनका वीडियो देख रहा था, उन्होंने पंजाब वालों से भी वही कहा, हम तुमको 2 चीज़ें देंगे, फ्री में इलाज देंगे और अच्छा देंगे। क्योंकि हमारी आम तौर पे सोच ऐसी है कि फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो ख़राब होगी। ऐसा नहीं होगा, फ्री में भी होंगी और अच्छी भी होंगी। और हर आदमी को एक कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड के अंदर उसकी पूरी रिपोर्टें रहेगी, उसका MRI रहेगा, उसका CT स्कैन रहेगा, उसका एक्सरे रहेगा, उसके ब्लड, उसके यूरिन, उसके स्टूल, उसके सारे इन्वेस्टिगेशंस जो रिपोर्ट्स है वो एक कार्ड के अंदर रहेंगे। यानी वो जो आदमी रहेगा उस इंसान को ये लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। पूरी थैली आपने देखे होंगे ना हॉस्पिटलों के बाहर आजू बाजू जो है ना, तो एक ऐसी जतरा भरी हुई होती है। तो बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ऐसा तुमको एक कार्ड दे देंगे। और ऐसा जो कार्ड रहेगा, एक कार्ड के अंदर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रहेगी। बस आपको कार्ड अपने जेब में लेकर घूमना है। जैसे ही वो आपका नंबर वगैरह कंप्यूटर पे डालेंगे तो पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन उनके सामने आ जाएंगी। मुझे आप बताओ, ये टेक्नोलॉजीज़ बाहर देशों में भी नहीं है, बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी नहीं है आज तक। ये जो अरविंद केजरीवाल ने करके बताए, और किन पैसों पर, आपके पैसों पर उन्होंने ये बताए कि भारत गरीब देश नहीं है। एजुकेशन, अब क्या हो गया था हमारे यहाँ एक्चुअल में, ये बिज़नेस बना हुआ था, ये धंधा बना हुआ था
कि खुद जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ही जो गवर्नमेंट के स्कूल्स है उसको डेवलप नहीं होने दिया, उसको जो है आगे बढ़ने नहीं दिया, उसको तरक्की नहीं करने दी। क्यों? अगर गवर्नमेंट के स्कूल्स तरक्की करेंगे तो फिर प्राइवेट स्कूल वालों का धंधा मार खा जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, उन्होंने कोई रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं किया। जो गवर्नमेंट के स्कूल थे, सिर्फ उन्होंने एक सिस्टम लागू किया कि भाई यहाँ पे प्राइवेट स्कूल की तरह से एजुकेशन होगा, तालीम होंगी और जो है स्क्रीन लगाए जाएंगे। यानी उन्होंने सारा सिस्टम बदल दिया और अपने टीचर्स को बाहर मुल्कों में भेजे उन्होंने ट्रेनिंग के लिए। अब हमारे यहाँ पे हाल ये होता है कि अक्सर टीचर तो अप डाउन करते हैं, वक्त पे वो पहुँचते ही नहीं हैं स्कूल में, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। वक्त पे पहुँचते ही नहीं हैं, वो वक्त पे वो खुद हाजिर नहीं रहते हैं, उनकी खुद की बराबर से ड्यूटी नहीं लगी हुई होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खुद उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं होती है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए। मैंने बहुत सारे स्कूलों का इंस्पेक्शन किया हूँ, मैंने खुद मेरी आंखों से देखा हूँ कि कोई एक टीचर ऐसा होता है बेचारा जो वाकई में भी पूरा अपने आप को झोंक देता है वो बच्चों के लिए। और प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जो ऐसा झोंकने वाला होता है ना, उसके सब बाकी के दुश्मन बन जाते। वो बोलते बहुत ईमानदारी दिखा रहा कह रहे तू, बहुत ईमानदारी। एक थे बेचारे आपा जान, एक टीचर थे और वो एक जगह पे जो है कॉलेज में पढ़ाया करते थे, इतनी मेहनत किया करते थे वो बच्चों के ऊपर। और बाकी जो लेट आने वाले और बाकी जो है बैठ के हंसी मजाक और जोक्स सुनाने वाले और एक दूसरे को पूछने वाले तेरे कपड़े कहाँ के हैं और मेरी चप्पल वहाँ की है, सब उनके दुश्मन बन गए बेचारे। उनका जो है वहाँ से ट्रांसफ़र करा के लेना पड़ा, क्योंकि ईमानदारी की आदत लगी हुई नहीं है हमको। हराम का खा के हमारे को भी जो है हराम खोरी की वजह से आदत पड़ गई हुई है। तो ईमानदारी से अगर काम करते थे ये हालत नहीं होती थी गवर्नमेंट स्कूलों की। इसीलिए क्वालिटी जैसी होना चाहिए ना, क्वालिटी आप पैदा करो ना, क्वालिटी। और मैं आपको बताता हूँ, जो टीचर होते हैं ऐसे, हमारे बचपन में भी मराठी स्कूल के अंदर एक सर थे, वो बेचारे जो है उनका नाम वरखड़े था, हमारे गांव के अंदर उनका नाम था वरखड़े सर। और वो मेरे मामा के बहुत ही अजीज़ दोस्त थे, मेरे मामू की दुकान थी उसी मोहल्ले में, तो वो उन्हीं के साथ बैठा करते थे दुकान के ऊपर। तो मैंने मेरे बचपन में देखा कि वो जो मास्टर थे ना, घरों में से बच्चों को उठा के स्कूल में ले जाया करते थे। घरों में से कोई अगर बच्चा नहीं आया तो उसकी लिस्ट लेके गए, आज कितने बच्चे नहीं आए, गांव में दौरा करते थे और बच्चों को लेकर जाते थे, पढ़ाते थे। तो वही वरखड़े सर के जैसे जो लोग थे, उनकी मेहनत का नतीजा है कि उनके पास पढ़े हुए कुछ बच्चे आज माशाअल्लाह दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में जॉब कर रहे हैं, आज डॉक्टर बने हुए हैं, आज इंजीनियर बने हुए हैं। कुछ पूना के अंदर है जो अपनी खुद की कंपनियां चला रहे हैं। ये वैसे टीचरों की मेहनत का नतीजा है ये। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के स्कूलों, हाँ उसके लिए डेडिकेशन ज़रूरी है। अब अप डाउन चल रहा है और स्कूल शुरू हुआ 9 बजे और टीचर साहब की ट्रेन 10 बजे पहुंच रही है और स्कूल तक पहुंचने में 11 बज गए, और फिर चाय आ रही है, नाश्ता आ रहा है, 11:30 से 12 उसी में बज गए। उसके बाद में 2 बज गए खाना खाने के लिए। अब 2 बजे से टीचर साहब ये टेंशन में है कि अब 3:30 बजे वाली ट्रेन से वापस भी जाना है उनको। तो जो 9 बजे से लेकर तो 6 बजे तक की आपकी 9 घंटे की ड्यूटी आपने की है, ये आपके ज़मीर से आपने सवाल करना चाहिए। और अगर नहीं किए हैं तो वो तनख्वाह हराम है, नाजायज़ है आपके लिए। और वही तनख्वाह खिला के अगर आप अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बना रहे हो तो फिर आप अपने बच्चों को जो है ना हराम की रोटी खिला रहे हो। वो एकदम साफ तौर पे मैं बता रहा हूँ, हराम है, हराम, नाजायज़ है ये। क्योंकि इस्लाम की ये भी तालीमात है कि आप अपना पूरा वक्त दो और पूरी ईमानदारी के साथ में काम करो, ये इस्लाम सिखाता है। तो ये हमारा प्रॉब्लम हुआ कि हमारे यहाँ पे सरकारी, तो इसलिए अब जो लोग अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाना चाहते थे उन्होंने सरकारी स्कूलों से मुंह मोड़े, बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने लगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किए, सरकारी स्कूलों में ही उन्होंने जो है ना पूरा एक सिस्टम लागू किया, पूरा एक निज़ाम उन्होंने वहाँ पे कायम किया। टीचरों का बराबर से आना हो जाना हो, हर स्कूल के अंदर उन्होंने कैमरे लगाए, उसका पूरा सिस्टम बनाए और डिजिटल स्क्रीन पे आप क्या पढ़ा रहे हो गवर्नमेंट के पास में भी वो पूरा क्या पूरा उसका डेटा पहुँच रहा है। कौन से स्कूल में किस टीचर का कौन सा घंटा था और उसने जो है उस घंटे के अंदर या उस टाइमिंग के अंदर जो है उसने अपने पीरियड में क्या पढ़ाया बच्चों को।
तो ये जो अरविंद केजरीवाल ने जो ऐसा निज़ाम बनाए, तो आज हालत ये हो गई दिल्ली की कि लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल के गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने देखे कि भाई प्राइवेट स्कूल का टीचर कितना भी काबिल होने दो, है तो अपने इंडिया का ही, और गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ाने वाला टीचर है वो तो जर्मनी से ट्रेनिंग लेके आया हुआ है। वाह, स्कूलों का पूरा नक्शा बदल दिया उन्होंने। तो जब दिल्ली की काया पलट हो गई कि लोगों को जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं कि 100 यूनिट तक उनकी बिजली माफ़, और पानी जो है 1000 कितने लीटर तक डेली का वो माफ़, और इसी तरह से जो है बच्चों की तालीम, और आपको मुफ्त में कार्ड। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ, अक्सर मस्जिदों के बाहर भीख मांगने वालों में एक बड़ी तादाद उन लोगों की होती है जो मैं बीमार हूँ और मुझे जो है ये चाहिए और मेरे पास इलाज के लिए ये नहीं है, वो नहीं है। ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अगर अब जैसे वहाँ पे जो है कोई इस तरह से भीख नहीं मांग सकता है किसी मस्जिद के बाहर खड़े रह के, क्योंकि कोई भी अगर बीमारी का बहाना करेगा तो फ़ौरन बोल सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट के यहाँ पे सारे दवाखानों में इलाज फ्री है, फिर आप किस लिए भीख मांग रहे हो, और उसमें दवाएं भी आपको फ्री में हैं। फिर अरविंद केजरीवाल साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर बताया, उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये सब जो हमने किया ना, ये सब हमने जो हराम का पैसा लोगों की जेब में जा रहा था, ऑफिसर्स के, अधिकारियों के जो टेंडर निकल रहे थे उसमें खाचे मारे जा रहे थे, और इसी तरह से मतलब हर चीज़ के अंदर जो रिश्वत, जो और ये मैंने भी देखा हूँ मेरी आंखों से, यानी रोड रास्ते जो है ना हमारे यहाँ पे, यानी अभी 1 साल पहले अगर सीमेंट रोड बना था तो हर 6 महीने के बाद उखड़ना शुरू हो जाता हो, साल भर में ऐसे चिड़िया पड़ जाते, उसमें 2 साल के बाद में बारिश में वो सीमेंट रोड भी भाई के चले जाता। उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो मैं ऐसे बाज़ मुल्कों का मैंने सफ़र किया हूँ जहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने के, आज से 100 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले के रोड रास्ते बने हुए हैं। वहाँ का कॉरपोरेशन 1 रुपया भी खर्चा नहीं करता उसके ऊपर, सिवाय सफाई करने वालों के, कुछ ही नहीं। तो हमने तहकीकात किए तो पता चला कि ये सब जो रोड रास्ते हैं ये यहाँ 100 साल पुराने बनाए हुए हैं, पहले ज़माने के ही है ये। यहाँ पे कोई जो है कॉरपोरेशन कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है उनको नए सिरे से। तो वहाँ पे क्यों हैं 100 साल पुराने। अच्छा, अगर हम आज भी देखेंगे हमारे यहाँ पे पुराने जो रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, आप उसकी इमारतों को अगर देखोगे, जैसे बम्बई के अंदर ही देख लो, वीटी रेलवे स्टेशन है, उसके सामने जो है कॉरपोरेशन की जो बिल्डिंग है वो आप देख लीजिए। यानी आप देखो उनको, उन बिल्डिंगों को देखो आप, उनके वो जो उनकी बनावट है आज उसको बन के 200 साल हो चुके हैं। क्या ख़ास बात होंगी उन बिल्डिंगों के अंदर, क्या मटेरियल उन्होंने इस्तेमाल किए होंगे, ये सोचने की बात है हमारे लिए। तो अरविंद केजरीवाल साहब ने यही कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह की धांधलियाँ होती थी, जानबूझकर हर 6 महीने में रोड का जो है ना टेंडर निकाला जाता था, ताकि रोड 6 महीने में भाई के चला जाए तो फिर अगले 6 महीने में नया रोड। तो इस तरह से जो है हरामखोरी चल रही थी, रिश्वत का माल सब मिल बांट के खा रहे थे। अरविंद केजरीवाल साहब ने उसी के ऊपर उन्होंने जो है पूरी तरह से पकड़ की, और वो पकड़ करने की वजह से फिर क्या हो गया, माशाल्लाह जो है पब्लिक के हालात सही हो गए, दुरुस्त हो गए, और लोगों का वही जो पैसा बच रहा था, हर आदमी का हर महीने जो है 5-5, 10-10 हज़ार रुपये बचने लग गया। लाइट बिल के पैसे बच गए, पानी के पैसे बच गए, दवाखाने के पैसे बच गए, बच्चों के स्कूल की फ़ीस तो देना ही नहीं है, ख़त्म हो गया मसला। और ये बात मुझे खुद को, मैं खुद दिल्ली गया था तो मैंने बहुत सारे लोगों से वहाँ के हालात मालूम किए। रिक्शे में सफ़र कर रहे तो ऐसे ही मैंने उससे पूछ लिया, रिक्शे वाले से, मैं बोला यार ये अरविंद केजरीवाल के आने की वजह से तुम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ। तो उसने कहा कि मेरे ये जो रिक्शे की मेरी पूरी कमाई है, सिर्फ खाने पीने पे मेरा पैसा खर्च हो रहा है बस। हर महीने बोले 5 से 10 हज़ार रुपये की सेविंग है, हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपये। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ऊंचा हो चुका है, क्योंकि जब पैसों की बचत हो रही है तो फिर माशाल्लाह घर भी उन लोगों के जो है बदल रहे हैं, और लोग अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, घरों के अंदर खुशहाली आ रही है, लोगों के ऊपर फिर वो टेंशन नहीं है बाकी तमाम चीज़ों का, क्योंकि इलाज भी उनका फ्री, बच्चों की तालीम फ्री, लाइट बिल फ्री, पानी का बिल फ्री। तो पंजाब वालों ने यही देखा कि क्योंकि पंजाब जो है वो दिल्ली को लगकर है, तो पंजाब, और बहुत सारे पंजाबी दिल्ली के अंदर रहते हैं, उनका रोज़ का आना जाना है। उन्होंने जब देखे कि भाई हमारे यहाँ पे टीचरों को 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं है, और दिल्ली के जो टीचर हैं वो
जर्मनी जाके पढ़ के वो ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। इसी तरह से पंजाब के जो पेशेंट है, पंजाब में एक ट्रेन चलती है, कैंसर एक्सप्रेस नाम है उसका, जो चंडीगढ़ से निकलती है और बीकानेर जाती है। बीकानेर में कोई कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ के लिए, यानी पंजाब के लोग जो है दिल्ली आ रहे थे इलाज कराने के लिए। तो वहाँ के लोगों ने जब देखा कि अगर हम खुद आम आदमी पार्टी को जिता कर लाते हैं और उनको अगर हम हुकूमत उनके हाथों में देते हैं तो जो सिस्टम दिल्ली का है वह पंजाब में भी आएगा। और अरविंद केजरीवाल ने वैसा ही किया। उन्होंने पंजाब वालों से, आज ही मैं उनकी स्पीच सुन रहा था, उसके अंदर उन्होंने कहा मैं तुमको 6 बातों का मैं तुम्हारे से वादा करता हूँ। एक तो इलाज के बारे में उन्होंने कहा, दूसरे वही लाइट बिल, पानी के बारे में, बच्चों की तालीम और बच्चों की एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने साफ साफ तौर पे खुलकर बताई वहाँ पर। तो देखो क्या होता है ना, अब आगे लोग जो है ना अरविंद केजरीवाल में देश का पीएम देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पब्लिक को वो चीज़ें दी। तो अब हमारे ज़माने के अंदर जिसको भी लीडर बनना है, मैंने पहले ही कहा था कि जिसको लीडर बनना है वो मेरी ये पूरी स्पीच ध्यान से सुनो। जिसको भी लीडर बनना है लीडर, तो आप जो है ना वो काम करो जो लोगों को चाहिए। लोगों को धतिंग नहीं चाहिए। लोगों को आपके गले में जो सोने की चैन है आधा किलो की, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपकी शाइनिंग से जब तक कुर्ते को इस्त्री नहीं मारे आप बाहर नहीं निकल रहे, 2-4 चमचे जब तक साथ में हैं आप बाहर नहीं निकल रहे। ये ऐसा लीडर नहीं चाहिए पब्लिक को। आप जो है बुलेट के ऊपर अपना शाइनिंग मारते घूम रहे हैं, ऐसा लीडर नहीं चाहिए। और लीडर बन के दादा और भाई बनने वाले लोग भी नहीं चाहिए। जो बहुत सारे लोगों को लीडर बनने का तो शौक़ होता है, लेकिन उनको वो पता ही नहीं होता है कि लीडर का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपको जो है ना 2-4 मिसालें दे सकता हूँ जो मेरे साथ पेश आई हुई हैं। ज़बरदस्ती, यानी आप जो है अभी जैसे मैं किसी भी टॉपिक पे बात करता हूँ तो एक लीडर साहब ने मुझे मैसेज किए, आप एक ज़माने में ऐसा बयान करते थे, वैसा बयान करते थे, जंग आज़ादी का बयान करते थे, लेकिन आज आप जो है मुसलमानों को जोश में और जज्बात में लाने का बयान नहीं करते हैं, क्या हो गया है? और ऐसा बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी। मैं बोला बैठना बाबा, बैठना अपनी जगह पे। बहुत लीडर बनने का कंड है तेरे को, तो पहले लीडर बनने की क्वालिटी पैदा कर अपने अंदर। लीडर बनने का है, पता है तुझे लीडर किसको बोलते? ये काम है लीडर का, जोश में जज्बात में। मालूम नहीं है तेरे को? अभी 3 दिन पहले पुणे से जो है एक मुस्लिम नौजवान को गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा करके उसका ताल्लुक़ ISIS के साथ में था। अभी 3 दिन पहले की न्यूज़ है। यही जोश जज्बात, हम लोगों को समझदारी वाली बातें समझ में नहीं आती। जोश जोश, घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है फिर भी जोश चाहिए इसको, जोश। ये लीडर होते हैं। तो लीडर साहब एकदम उछक गए, एकदम से तिल मिला गए वो। तो मैंने कहा इसीलिए फिर किसी को कभी कोई बात बोलना नहीं, ये सोच के कभी भी नहीं बोलना कि सामने वाला तुमको जवाब नहीं देगा। मैं इससे पहले ही बोल चुका हूँ। मेरे पास में भी जो है ना किम जोंग उनकी तरह से पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल सब जो है पीछे रखे हुए रहते। मैं सिर्फ टाइमिंग का इंतज़ार करता हूँ कब कौन सा मिसाइल किस पे कब छोड़ने का है। ज़रा भी मेरे साथ में टेढ़ा और वाकड़ा कोई हुआ कि फिर फ़ौरन मेरे पास में भी पूरी तैयारी रहती उसकी। तो नात को लगना नहीं, मैं बोला ऐसा इस तरीके से अपनी लीडरशिप झाड़ने के लिए, सब लोगों को बताने के लिए कि देखो मैं कितना बड़ा लीडर हूँ और मैं किस तरह से जो है फुलाने को बोल सकता हूँ और इसको भी बोल सकता हूँ। तो ये लीडरशिप नहीं है, इसको लीडरशिप नहीं बोलते। ऐसे ही एक साहब ने फ़ोन किए मुझे और दरमियान में जब वो हमास के और जो फ़लस्तीन वग़ैरह के उसके ऊपर मेरे जो बहुत सारे वीडियोज़ है, एक साहब ने हेलो जी, मैं बोला बोलिए अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। मैं बोला जी फरमाइए ना, कौन बोल रहे हैं? मैं सदर बोल रहा हूँ। अरे भाई सदर बोल रहे हैं मतलब आपका कुछ नाम होगा ना, रफ़ीक, शफीक, शकील, जमील, इस तरह से आपका कोई नाम होगा। तो आप अपना नाम बोलिए। सदर बोल रहा हूँ। कौन से पार्टी का सदर बोल रहा रे तू? बोले मैं फुलानी पार्टी का सदर बोल रहा हूँ। पहले बात करना सीखना, तेरे को सदर कौन बनाया रे बोबड़िया? पहले बात करना सीख। बात करने का सलीका और तरीक़ा मालूम नहीं है, सदर बोल रहा हूँ। तेरे को मालूम है क्या सदर किसको बोलते?
सदर बनने के लिए सदर की क्वालिटी होना चाहिए। मुसलमानों का सबसे बड़ा वीक पॉइंट, किसी पार्टी के सदर बन गए तो पैर ज़मीन पे टिक रहे नहीं, किसी पार्टी के सेक्रेटरी बन गए तो पैर ज़मीन पे टिकने को तैयार नहीं, लीडर बन गए तो पैर ज़मीन पे टिकने को, मतलब हमने अभी तक इस चीज़ से इबरत हासिल नहीं की है कि हमारे हाथों से ये हुकूमतें क्यों गई। 700 साल से ज़्यादा हमने इस मुल्क पे हुकूमत की है, आज हम बेवज़न हो गए। यही खुजली की वजह से, यही घमंड और अकड़ कि अल्लाह ने हमको कोई चीज़ दी, संभालने की औकात नहीं है हमारी। हम अगर सदर बने, सदर के पैर ज़मीन पे होते हैं, सदर में आजीज़ी होती है, सदर में इनकिसारी होती है, सदर में तवाज़ो होती है। और मैं ये गारंटीड बताता हूँ, ये चीज़ मैंने बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों के अंदर देखा हूँ, MLAs में देखा हूँ, मैं खुद मिला हूँ। सुशील कुमार शिंदे साहब जब भारत देश के गृह मंत्री थे, मैंने खुद उनसे मिलकर बात किया हूँ, जबकि उनके आजू बाजू पूरे सिक्योरिटी गार्डों का ऐसा, आप सोच सकते ना गृह मंत्री मतलब उनकी सिक्योरिटी कैसी होंगी। उसके बावजूद मैं दूर खड़ा हुआ था, मैंने उनको इशारा किया, मैंने कहा सर आई वांटेड टू स्पीक विथ यू समथिंग। तो उन्होंने फ़ौरन जो है सिक्योरिटी गार्ड से कहा उनको आने दो बोले। मैं गया, मैंने खड़े रह के उनसे 2 मिनट तक मैंने बातचीत किया। किस मसले पे किया मैं आपको वो भी बताता हूँ। हैदराबाद के अंदर जो मौलाना अब्दुल कवी साहब को गिरफ़्तार किया गया था, उनके सिलसिले में मैंने कहा कि वो हमारे बड़े आलिम दीन हैं, और एक मेमोरेंडम भी था मेरे पास में तहरीर किया हुआ, मैंने उनको दिया। उन्होंने कहा देखो अभी कैसा है, इलेक्शन में हम लोग बिज़ी हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट मेरे जहन के अंदर है। ये जुमले उन्होंने मेरे से कहे। अरे हम वैसे लोगों से मिले हुए हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान साहब, मैं खुद मिला हूं उनको। क्या आजीज़ी उनके अंदर, क्या इनके सारी, यहीं पूना के अंदर जो गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है, सर्किट हाउस के अंदर कम से कम 15 मिनट हमने बात की है। उनके अंदर आजीज़ी देखो, पूरे स्टेट के मुख्यमंत्री है, लेकिन किसको किस तरह से नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से बात करना है, ये सारी चीज़ें हमने उनके अंदर देखी है। और हमारा मियाँ भाई एक ऐसी पार्टी का सदर बना हुआ है, ग्राम पंचायत का एक मेंबर चुन के लाने की औकात नहीं, नगर परिषद का मेंबर चुन के ला नहीं सकते, खाली घमंड और अकड़। सदर बोल रहा हूँ, सदर बोल रहा हूँ, पहले संभालना सीखो। तो इसके लिए अरविंद केजरीवाल से हमने ये सीखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जो है ना, अल्लाह ताला ने उसको जो इज़्ज़त की बुलंदियों पे पहुंचाया, और लोग उसके अंदर देश का PM देख रहे हैं कि भाई देश का PM बनने की क्वालिटी इसमें है। वो इसी वजह से है, हमने अपने ओहदों को भाईगिरी, दादागिरी और अपने ही लोगों को दबाने के लिए, अपने ही लोगों को दबाएंगे हम, अपने ही लोगों को, हमारे अंदर थोड़ा सा पावर आ गया, वज़न आया, अपने ही लोगों को दबाओ। तो इसलिए हमारे हाथों से जो है ना, ये हमने 700 साल तक इस मुल्क पे हुकूमत की हुई है, इसलिए बेवज़न हो गए हम। तो हाँ, मैं ये कहता हूँ आखिर में, लीडर बनना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल आप बनिए। वो क्वालिटी पैदा करो अपने अंदर, वो सिफ़ात पैदा करो, वो नरमी, वो आजिज़ी, वो इनकिसारी, वो तवाज़ो। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत हम पढ़े, अल्लाह के नबी की सीरत हम पढ़े, कैसे कैसे मतलब उन्होंने जो है, कौन दुनिया के वो खलीफा थे, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, कैसा उनका लोगों के साथ मुआमला था। ये क्वालिटीज़, ये सिफ़ात अगर आपके अंदर आएगी ना, पब्लिक खुद आपको लीडर बनाएंगी। और अगर तुम्हारे अंदर वही छपरी टपोरीपन रहेगा और तुम बोलेंगे मैं सदर बोल रहा हूँ, तो ऐसे कई सदरों को उखाड़ के फेंक दिए हमने। फिर खड़े रहे तू इलेक्शन में, तेरे को बताते हम सदर बोल रहा हूँ, तू खड़े रहे, फिर तेरा अपोजिशन में जो भी रहेगा। तो ये क्या होता है, आपके मुखालिफिन पैदा हो रहे हैं। तुम अगर दबाने की कोशिश करोगे किसी को, तो इससे काम नहीं चलते। आप में तवाज़ो होना चाहिए, आजिज़ी होना चाहिए। लोगों ने दिल से चाहना चाहिए कि आपके जैसा आदमी हमारा लीडर बने। जैसे पंजाब के लोगों ने, वहाँ के जो है 90% लोगों ने एक मुश्त जो है वोट दे दिए, कहा कि नहीं हमको लीडर जो है आम आदमी पार्टी का ही चाहिए। तो ये क्वालिटी, ये सिफ़ात पैदा करो। मैं आपको गारंटीड बोलता हूँ, आपको लीडर बनने की ज़रूरत नहीं, लोग आपको लीडर बनाएंगे। ठीक है, चलिए, अल्लाह ताला ये पूरे वाक़ये से हम तमाम को इबरत और नसीहत हासिल करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।